अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की हमारी वीडियो ज़िंदगी के बारे में है, लाइफ के बारे में है, क्योंकि इंसान पूरी कायनात में ज़िंदगी की तलाश कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें ज़िंदगी की खसूसियात, लाइफ की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता हो ताकि हम ज़िंदगी को पहचान सकें। मैं आपको यहाँ पर ज़िंदगी की 6 खसूसियात के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि किसी सियारे में, प्लेनेट में हमें लाइफ की कुछ और खसूसियात भी मिलें। तो उन 6 खसूसियात से हम शुरू करते हैं और इस पूरी वीडियो का जो थीम कंटेंट लिया गया है वो डॉक्टर सर पॉल नर्स की टॉक से लिया गया है, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर हैं और इन्होंने बायो में और जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया है। इनका ताल्लुक यूके से। जिंदगी क्या है? आपने एर्विन श्रोडिंगर की क्वांटम मैकेनिक्स में खिदमात को तो सुना ही होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एर्विन श्रोडिंगर जिंदगी के आखिरी दिनों में बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उन्होंने ये किताब भी लिखी, व्हाट इज़ लाइफ। एर्विन श्रोडिंगर का ये कहना था, क्योंकि वो एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, तो उनका ये ख्याल था कि एक क्लोज सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और एंट्रोपी बढ़ने का मतलब ये है कि उसमें रैंडमनेस, उसमें डिसऑर्डर आता है। लेकिन लाइफ में जो ऑर्गेनिजम्स जिंदा हैं उनमें डिसऑर्डर नहीं आता, बल्कि ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। उनका ये ख्याल था कि ये जिंदगी का तोहफा है कि हम अपने ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले सेल रॉबर्ट हुक्स ने अपनी माइक्रोस्कोप से देखा। मैं आपको यहाँ पर ये सेल दिखा रहा हूँ, जो कि एक शराब की बोतल का ढक्कन है, उसके सेल्स को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर वो नजर आ रही है जो कि रॉबर्ट हुक्स ने देखी, और प्रेजेंट आप अपनी आज की माइक्रोस्कोप से इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। सेल लातीनी जुबान और फ्रेंच जुबान से लिया गया है। सिला वर्ड यूज किया जाता है जिसका मतलब है एक स्टोर रूम या क्यूबिकल। क्यूबिकल कमरे जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं जिसमें 2 अफराद रह सकते हो, उनको सेल कहा जाता है। तो क्योंकि हमारे सेल्स प्लांट्स के सेल्स की शक्ल क्यूबिकल्स की तरह होती है, इसलिए इनको सेल कहा जाता है। और उसके बाद एंटोनी वैन ने जब खुर्दबीन के जरिए अपने दांतों से निकला हुआ कुछ मुरक्कब गौर से देखा तो उन्हें कुछ सेल मूव करते हुए नजर आए। जी हाँ, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया एंटोनी वैन ने डिस्कवर किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्होंने देखे थे। और आप इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक सेल बनाया है बैक्टीरिया का और फिर उसका मोशन भी दिखाया कि वो किस तरीके से मूव करता है। बैक्टीरिया की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। बैक्टीरिया राउंड भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, और उसके साथ साथ रिप्रोड्यूस करता है, बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है, बढ़ता है। और ज़मीन पर सबसे पहले आने वाला जानदार बैक्टीरिया ही था। हम सेल को इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि सेल हमारी जिंदगियों की इकाई है, बिल्डिंग ब्लॉक है। इसलिए अगर लाइफ को पढ़ना है तो सेल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और थियोडर श्वान ने हमें बताया कि लाइफ का, जिंदगी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यूनिट है, वो है सेल। तो हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। तो इसका मतलब ये कि जैसे हमारी बॉडी बिहेव करती है, जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि फंक्शनल यूनिट भी सेल है। हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है, एक सेल वो फंक्शन खुद ब खुद भी परफॉर्म कर सकता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडीज के सेल हैं। सेल क्योंकि हमारी बॉडी का सिंपलेस्ट यूनिट है, इसलिए जिंदगी की खसूसियात कहीं ना कहीं सेल में पाई जाती हैं। मसलन जिंदगी अपने आप को मेंटेन करती है और सेल भी अपनी मेंटेनेंस खुद करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। एक सेल 2 सेल में तकसीम हो जाता है और इसमें मोरूसियत भी है, हेरिडिटरी भी है, यानी अपने ट्रेट्स आगे भी पास ऑन करता है। हम ये भी जानते हैं कि सेल के बाहर सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है जो इसे एटमॉस्फेयर से अलग थलग रखती है, इसे एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाती है। और यहाँ पर आता है श्रोडिंगर का सवाल कि सेल अपने आप को कैसे मेंटेन करता है, और उसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि उसका बाहर की दुनिया से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और उसके साथ साथ उसके स्ट्रक्चर में एक अंडरलाइंग कोड मौजूद होता है, एक स्क्रिप्ट मौजूद होता है जो कि आगे से आगे पास ऑन होता है, तकसीम किया जाता है, जो कि सेल को मेंटेन करने में, रखने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। इसीलिए सेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को मेंटेन रखता है। जिंदगी की मौरूसियत
के कवानीन सबसे पहले जॉर्ज मेंडल ने वज़ा किए। वो एक फिजिसिस्ट थे, इसलिए उन्होंने बायोलॉजी के इस फील्ड में बहुत सी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ट्रेड्स एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं। मौरूसियत के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, उनके लिए उन्होंने 3 लॉज दिए, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। इन तीनों लॉज को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल में, इन पर अलग वीडियोस बनाई जाएंगी, लेकिन आपको ये बताने की ज़रूरत है कि जब हमने लॉज को डिस्कवर किया तो हमें ये भी पता चला कि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और सबसे पहले अनियन प्याज के क्रोमोसोम्स देखे गए। उसके सेल को माइक्रोस्कोप में मॉनिटर किया गया और उसके क्रोमोसोम्स को देखे गए और सेल डिवीजन के दौरान उन क्रोमोसोम्स को डिवाइड होते भी देखा गया। फिर बारी आई जेनेटिक मटेरियल की, जिसे आज हम डीएनए कहते हैं, और इस मटेरियल को डिस्कवर करने वाले 4 लोग थे, जिनमें फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन का नाम बहुत ज़्यादा आम है। और इन्होंने सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और हमें बताया कि हर सेल में एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर एक हेरेडिटरी मटेरियल मौजूद होता है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, और उन क्रोमोसोम्स को बनाते हैं डीएनए, जो कि एक स्पाइरल मटेरियल होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक स्पाइरल नज़र आ रहा है और इसके बीच में आपको नाइट्रोजीनियस बेसिस के सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं। इनमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन आपको नज़र आ रही हैं और इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशंस आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि हमारी लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। तो जब एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स में, तो कोड डीएनए रेप्लिकेट होता है आने वाले ऑर्गेनिज्म के सेल में, लेकिन वो मुकम्मल कॉपी नहीं होता, बल्कि थोड़ी सी उसमें चेंजेस ज़रूर आती हैं। लाइफ को 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया जा सकता है। केमिस्ट्री की रोशनी में भी हम लाइफ को बयान कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन की रोशनी में भी हम लाइफ को बयान कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि हमारे पास डीएनए है। अगर आप इसका एक छोटा स्ट्रिंग ले लें तो वो आरएनए है, जो कि प्रोटीन से मिलकर बनता है। साइंसदानों ने लाइफ के लिए केमिस्ट्री का भी सहारा लिया और आज के साइंसदान इंफॉर्मेशन का सहारा भी लेते हैं, क्योंकि पुराने यूनानी ये कहते थे कि लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसे केमिस्ट्री के लॉज के ज़रिए बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी बात को गलत साबित किया लुईस पास्टर ने, जिन्होंने सबसे पहले हमें फर्मेंटेशन के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया किस तरीके से मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है और उससे कई और चीज़ें बनाता है, जिसमें यीस्ट है, जिसमें बियर भी है, शराब भी बनाई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सेल को हम केमिकल फैक्ट्रीज, बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्रीज से तशबीह दे सकते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री सेल के अंदर होती है वो हमारी जिंदगियों में नॉर्मल केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। ये सेल हमारी ज़मीन पर कार्बन से बने हुए हैं। ये मशीन्स कार्बन से बनी हुई हैं और इन मशीन्स का कार्बन आता है सितारों से, सूरज से। जब सूरज या सितारे फटते हैं तो उनसे बहुत सा कार्बन प्रोड्यूस होता है, जो कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर जाकर जिंदगी को परवान चढ़ा सकता है। यहाँ पर मैं कार्बन की आपको कुछ ख़ास खसूसियत भी बता दूं कि कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन कार्बन चेन्स भी बना सकता है। ऑक्सीजन के साथ चेन्स बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, तो लीनियर पॉलीमर्स बना सकता है। ये इसकी ख़ास खसूसियत है और इसी वजह से ये अमाइनो एसिड्स बनाता है। ज़िंदगी के लिए 20 मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स दरकार हैं, जो कि ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से शामिल होते हैं, और फिर इन अमाइनो एसिड्स को हम चेन्स में रख के जोड़ के प्रोटीन्स बना सकते हैं, पेप्टाइड्स बना सकते हैं, और फिर इन प्रोटीन्स को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जोड़कर हम बना सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। बायोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं उनमें एंजाइम्स बहुत अहम रोल लेती हैं और वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज़ करती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक केमिकल मशीन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एंजाइम नज़र आ रही है और आपको एक्टिव साइड नज़र आ रही है। तो जैसे उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, हमारे पास 2 नए केमिकल्स आ गए। एक्टिव साइट्स वो साइट्स होती हैं जहां पर केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं। यहां पर मैं आपको एक मेटाबॉलिज्म मैप दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि जितने भी डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं
ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि एक सेल के अंदर हो रहे हैं। तो एक सेल के अंदर बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनमें एंजाइम्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। सेल्स आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, आइसोलेटेड तो होते हैं, वॉल तो है इनके बाहर, लेकिन सेमी परमेएबल वॉल होने की वजह से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इन कम्युनिकेशन के लिए, इन बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत है। तो इनकी एनर्जीज आती हैं सेल के अंदर बैटरी से। सेल में केमिकल बैटरीज भी मौजूद होती हैं जो कि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। हमने लाइफ की और सेल की केमिकल साइड तो देख ली, लेकिन अब हम इंफॉर्मेशन साइड की तरफ आते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक डीएनए, और डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये एक स्क्रिप्ट की तरह है, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डीएनए डिवाइड हो जाता है और फिर ये स्क्रिप्ट आगे जनरेशन्स में चला जाता है। तो जब आप देख सकते हैं, इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। डीएनए में डिजिटल इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है। अगर हम डीएनए को डिकोड करें तो आपको इस तरीके से एक सीक्वेंस नजर आएगा। ये वो सारी नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जो कि सीक्वेंस में देखी जा सकती हैं। और अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम को देखें तो आप यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दोनों का मकसद, दोनों स्क्रिप्ट्स का मकसद इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो डीएनए में कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है? यहाँ पर 455, 1 ग्राम में एक्साबाइट्स स्टोर हो सकते हैं, और एक एक्साबाइट में 1 बिलियन गीगाबाइट्स होते हैं। तो 455 बिलियन गीगाबाइट्स स्टोर हो सकते हैं 1 ग्राम डीएनए में। तो हमारे पास एक बहुत स्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन वो रिएक्टिव भी है क्योंकि उसमें प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सेल के अंदर जितने भी हमारे केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम रेगुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि नेगेटिव फीडबैक पर काम करते हैं। मसलन जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सेंसर्स टेम्परेचर को सेंस करते हैं और नर्व्स के ज़रिए हमारे दिमाग को ये सिग्नल पहुंचा देते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए दिमाग स्वेट ग्लैंड्स को कहता है कि पसीना प्रोड्यूस करना शुरू कर दें ताकि उससे ठंडक हो सके और बॉडी ठंडी हो सके। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक है, और इसके ज़रिए हमने चीज़ों को कंट्रोल किया। तो मैं आपको 2 किस्म की फीडबैक्स दिखा रहा हूँ जो हमारी बॉडी में इस्तेमाल होती है। अगर एक केमिकल है और वो कन्वर्ट होता है बी में एंजाइम्स के ज़रिए, और बी से कन्वर्ट होता है सी में, तो नेगेटिव फीडबैक सी से जाएगी और ए को बी में कन्वर्ट होने में नेगेटिव रोल इख्तियार करेगी। मतलब ये कि रोकेगी कि ए बी में कन्वर्ट ना हो, ताकि सी बहुत ज़्यादा वैल्यू ना ले सके, सी की वैल्यू बढ़ने से रोकेगी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव फीडबैक है तो वो वापस जाएगी और चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ए बी में कन्वर्ट हो। इसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सी फीडबैक्स चल रही होती हैं, हमारी बॉडी में रेगुलेशंस हो रही होती हैं, हमारी बॉडी में डिलेज होते हैं, टाइमर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में हमें नज़र आता है। इसलिए हम कहते हैं कि लाइफ में इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा हाथ है, और सेल को डिफाइन करने के लिए सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शंस की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उसकी इंफॉर्मेशन थ्योरी को भी देखना चाहिए। साथ साथ ये भी बता दूं कि कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होती है। सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल होती है जबकि हार्डवेयर फिक्स्ड होती है। लेकिन हमारी बॉडी की हार्डवेयर को हम वेटवेयर कहते हैं। अगर आप ब्रेन को देखें तो ये हार्डवेयर है, लेकिन जब न्यूरॉन्स लर्न करते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो हार्डवेयर चेंज हो रही है। और न्यूरॉन्स जब कोई चीज़ भूलना चाहते हैं तो वो आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो हार्डवेयर हर वक्त चेंज हो रही होती है, इसलिए इसे वेटवेयर कहा जाता है, और ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें प्लास्टिसिटी मौजूद होती है। लाइफ के लिए एक और चीज़ नेचुरल सिलेक्शन है जिसके बारे में हमें डार्विन ने बताया। उन्होंने बताया कि जब स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस करती हैं तो उनमें मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस आती हैं, और ऐसी वेरिएशंस जिनको नेचर सपोर्ट करती है वो परवान चढ़ती हैं, और वो वेरिएशन जिनको नेचर सपोर्ट नहीं करती, उनके मुवाफिक नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। इसे प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। आपको फिंचेस की एग्जांपल दूंगा जो कि गैलापागोस आइलैंड पर डार्विन ने देखी, और उनकी चोंचों से उनको अंदाज़ा हुआ कि कुछ चोंचें आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर गई बड़ी चोंचों में, और उसकी वजह यह है उन बीक्स को तोड़ना थे बड़े बड़े सीड्स। लेकिन कुछ फिंचेस की बीक्स बहुत पतली थी क्योंकि उन्होंने फ्लावर से पोलन लेना था। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से परवाने हैं। आपको यहाँ पर 2 ट्रेड्स नजर आएंगे, काले रंग के परवाने और एक सफ़ेद रंग के। लेकिन जब रात होती है तो चिड़िया को सफ़ेद रंग के परवाने, चमकने वाले परवाने नजर आते हैं और वो उसको खा जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो काले रंग के परवाने हैं वो फैल जाएंगे, ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, और उनके ऑफस्प्रिंग ज़्यादा आएंगे और उनकी आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा।
डार्विन ने यह भी बताया कि तमाम लाइफ की शक्लें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो लाइफ एक दूसरे से रिलेटेड है और आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में चेंजेस आती जाती हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक सेल दिखाया और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक म्यूटेशन हुई। इस सेल ऑरेंज सेल से ऑरेंज सेल प्रोड्यूस हुआ, लेकिन साथ साथ आगे एक रेड सेल भी प्रोड्यूस हो गया। तो अगर हमारी नेचर ने रेड सेल को फेवर किया तो फिर ऑफस्प्रिंग्स आहिस्ता आहिस्ता रेड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और ऑरेंज सेल या ऑरेंज ऑफस्प्रिंग्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर यह सवाल पैदा हुआ साइंसदानों के बीच में कि क्या फेज वायरस की एक फॉर्म है, वो जिंदा है या वो जिंदगी की अलामत नहीं है। क्योंकि वायरस डीएनए रखता है, जीनोम रखता है, हेरिडिटरी मटेरियल रखता है, इवॉल्व होता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, लेकिन उसको रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती है। इंसान की ज़रूरत होती है, उसकी बॉडी में रिप्रोड्यूस करता है, जानवरों की बॉडी में रिप्रोड्यूस करता है, खुद अकेला रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसलिए साइंसदान शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन अगर आप पैरासाइट्स को देखें, हम उनको लाइफ की कैटेगरी में शुमार करते हैं, लेकिन उनको भी होस्ट चाहिए होते हैं अपने फूड के लिए। इंसान कई अमाइनो एसिड्स नहीं बना सकता है, लेकिन वो भी ऐसी सब्जियां खाता है जिससे वो अमाइनो एसिड्स बना सकता है। तो इस सेंस में अगर हमें देखें तो वायरस भी जिंदगी की ही एक अलामत है। तो जिंदगी की 6 अलामतें हैं, 6 प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के। पहला प्रिंसिपल ये है कि लाइफ ग्रो करती है, ऑर्गेनाइज करती है, रिप्रोड्यूस करती है और उसमें मौरूसियत भी है। उसके साथ वो इवॉल्व करती है। लाइफ में बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेल कहते हैं, इकाई है लाइफ की, और उस सेल की भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें जिंदा चीजों में नजर आती हैं। लाइफ कार्बन बेस्ड केमिस्ट्री पर मुनहसर है और उसमें इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पूरे एल्गोरिदम भी हमारी जिंदगी में एम्बेडेड हैं। प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट्स होती हैं, इनपुट्स होती हैं, चीज़ें एम्पलीफाई होती हैं, टाइमर्स लगे होते हैं, डिले होते हैं। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन स्टोरेज का भी पूरा मैकेनिज्म है। और आखिर में छठा पॉइंट ये है कि ज़िंदगी रिलेटेड है, डाइवर्सिफिकेशन है, चेंज होती रहती है, लेकिन तमाम लाइफ की जितनी भी शक्लें हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, जिसे हम ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमें अब समझ आ गया होगा कि ज़िंदगी क्या है, और जब हम दूसरे शहरों पर ज़िंदगी की तलाश के लिए जाएंगे तो इन 6 प्रिंसिपल्स को हम ज़रूर सामने रखेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।